थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मौका दिया। हाँ सर, आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतने बड़े मंच पे मुझे मौका दिया और बहुत ही खुशी हो रही है, इतने सारे लोग के बीच में मैं पहली बार आज कुछ बोल रहा हूँ अपनी बात। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको कि आपने मौका दिया और शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि सब चीज़ की शुरुआत करने से पहले इस बिज़नेस में मैं आया तो इसका रीज़न कौन है यहाँ पर लाने वाला, मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कहा जाता है कि मैंने किसी जन्म में अच्छा काम किया, जिसका रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है, तो मैंने भी सही में किसी जन्म में बहुत ही अच्छा काम किया था कि मुझे मेरे पिता ईश्वर के रूप में मुझे मेरे पिताजी मिले। क्योंकि आज के डेट में मैं हर व्यक्ति को ये देख रहा हूँ कि उनकी सोच ये हो गई है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी करे, नौकर बने। लेकिन मैं बहुत ही सौभाग्यशाली लड़का था कि मुझे मेरे पिताजी ने हमेशा ये प्रेरित किया कि तुझे पढ़ लिख के नौकरी नहीं करना, तुझे मालिक बनना है। तो बहुत-बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने पिताजी के प्रति और उससे भी पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे पिताजी के सोच में ये चीज़ डाला और वो बीज डालने वाले अगर कोई नहीं है, वो हम सब हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर सुरेश सर हैं, तो सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, वो हमारे बीच में और हमारी बात को सुन रहे हैं। तो सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ सर मैं अपने परिचय से मेरा परिचय नाम आदित्य तिवारी हुआ, रहने वाला बक्सर, बिहार का। सर पढ़ाई के साथ-साथ इस बिज़नेस की शुरुआत हुई करीब 6-7 साल पहले। सपना एक ये था कि जैसे हर लोगों का एक सपना होता है, हर स्टूडेंट का कि मैं पढ़ लिख के नौकरी करूँ। जी, बिल्कुल मेरा भी ऐसा ही सपना था कि मैं भी पढ़ाई करके नौकरी करूँ। मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं आरसीएम करूँ और बिज़नेस करूँ। मेरा सपना था कि मैं नौकरी करूँ क्योंकि जिस माहौल में मैं था, उस माहौल के सारे लड़के मेरे साथ जो रहने वाले थे, सबका सपना था, सबका एक ड्रीम था कि पढ़ लिख के नौकरी करना है, तो मेरा भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन बार-बार पिताजी का प्रेशर, बार-बार पिताजी ये बोलते थे कि नहीं तुम्हें नौकरी नहीं करना, तुम्हें मालिक बनना है और उनकी ज़िद इतना ज़बरदस्त था कि मुझे मजबूरन ये आरसीएम करना पड़ा। मैं अपने मन से इस बिज़नेस में नहीं आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि उनका इतना ज़िद होता था आरसीएम के प्रति कि मैं कभी-कभी गुस्सा हो जाता था और लेकिन गुस्सा उन पे नहीं निकाल पाता था, मैं जाके अपनी मम्मी पे गुस्सा निकालता था। मैं मम्मी को जाके बोलता था कि मम्मी देखो ये तो पागल हो गए हैं आरसीएम को लेके, लेकिन इनसे बता दो कि वो मुझे पागल ना करें। मैं जाके मम्मी को बार-बार डाँटता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं गुस्से में मैं घर छोड़ के मैं एक बार लखनऊ भी भागा हूँ, ये कांड पापा को मालूम है। मैं बिना बताए पापा को मम्मी जानती थी, मैं बिना बताए पापा को मैं लखनऊ चला गया अपने चाचा के पास और चाचा से जाके मैं बोला कि मुझे नौकरी करना है, किसी भी हाल में मुझे नौकरी लगा दो, आप प्राइवेट ही सही लेकिन लगा दो। तो उन्होंने अपने कंपनी में वो लेकर गए लखनऊ में एक कंपनी है, वहाँ लेकर गए जिस कंपनी में वो काम करते हैं और बोले कि यहाँ पर एक जीएम है और जीएम के ऑफ़िस में चलो, वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू होगा। वो जो-जो कहेगा अगर नौकरी चाहिए तो तुम्हें जी कहना होगा बस। तो मैं समझ गया बात को कि नौकरी पाने के लिए सिर्फ़ जी कहना है। तो मैं उस ऑफ़िस में गया और वैसा ही हुआ। बहुत सारी कुछ बातें हुई लेकिन उस बीच में वो जीएम ने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो नौकरी करने? बहुत यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। सिखाया गया था कि जी कहना है। कर सकते हो मेहनत? मैं बोला कि जी सर, कर सकता हूँ। 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा? मैं बोला जी, कर सकता हूँ। 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा? मैं कहा कि जी, कर सकता हूँ। धूप में काम करना पड़ेगा, बरसात में काम करना पड़ेगा, मैं हर हाल में सर कर सकता हूँ। ये मैंने बोला, लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा जो बात मुझे खटक गई, जो दिल को लग गई, जिसने उन्होंने कहा कि अगर गलती होती है बेटा तो तुम्हें गाली भी सुनना पड़ेगा। बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैं सोचा कि यार पैसे के लिए माँ-बहन की गाली तो मैं नहीं सुन सकता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं गाँव पे जाके खेती कर सकता हूँ। दोस्तों बस ये एक डिसीज़न लिया मैंने कि मैं पैसे के लिए गाली नहीं सुनूँगा और मैं वहाँ से फिर वापस रिटर्न में अपने गाँव आया। यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार कि मैं आरसीएम के खिलाफ था, मुझे आरसीएम नहीं करना था किसी भी हाल में। मैं खेती शुरू कर दिया। पापा कितना भी कोशिश करते थे लेकिन उनकी बात को मैं नहीं मानता था। मैंने खेती भी किया कुछ समय। लेकिन वहाँ बहुत परेशानी हुई लाभ नहीं हुआ, लॉस ही हुआ मुझे। तो मजबूर हो गया मैं क्या करूँ? तो मुझे कुछ बिज़नेस ऑप्शन आया। बिज़नेस में आरसीएम बिज़नेस नहीं समझ में आ रहा था अभी भी, वो दुर्भाग्य था मेरा। मैं अगर समझ गया होता तो आज मैं कहीं और होता। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था।
तो मैंने बिज़नेस में कभी होटल का बिज़नेस चुना कि मैं होटल खोलूँगा, कभी सोचा कि अनाज खरीद के रखूँगा। तो इन सब बातों के लिए, इन सब कामों के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती। तो मैं पापा के पास जाता कि मुझे पैसा दो, मैं ये बिज़नेस करूँगा। ऐसा नहीं था कि वो पैसा नहीं था उनके पास, वो दे सकते थे मुझे, लेकिन उनका मकसद था कि वो मुझे आरसीएम करवाएँ। वो मैं जो ये परेशानी इसमें आ सकता है। आखिर जिद, उन्हीं की जिद पूरी हुई और जीत उनकी हुई। मैं मजबूरीवश आरसीएम शुरू किया और मुझे याद है वो दिन जो मेरे लाइफ में परिवर्तन लेकर आया, वो एक सेमिनार था और वो सेमिनार किसी और का नहीं था आरा में, वो आदरणीय सुजीत सर का सेमिनार था। मैं सर का हमेशा आभारी रहूँगा क्योंकि उसी सेमिनार ने मेरे अंदर बहुत सारा परिवर्तन किया और मैं आरसीएम करने के लिए शुरू हो गया। क्योंकि उस सेमिनार के बारे में मैं बता दूँ कि सेमिनार करीब 2 ढाई 3 घंटे का सेमिनार था सुजीत सर का। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि 3 घंटे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था, इसलिए समझ में नहीं आया कि मैं पहले ही एक चीज़ समझ गया मीटिंग में। सर जब आए तो सर की इनकम मुझे समझ में आ गई और वो इनकम लाखों की इनकम जब मैं सुना तो इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर आया कि अब अब कुछ सुनना ही मैं नहीं चाहता था। बस मैं इतना समझ गया कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए और बस यहाँ तो लोगों को बताना है और लोगों को बता-बता के 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है। अब मीटिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बस इतना ही अच्छा लग रहा था जल्दी मीटिंग खत्म हो कि मैं अपने घर जाऊँ और जो भी मेरे गाँव में दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, मैं सबको बता-बता के और लाखों रुपए जल्दी से कमाने लगूँ। कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये समझा और वहाँ से जब मीटिंग खत्म हुई मैं तुरंत जब निकला तो वो ट्रेन का जो सफ़र था मैं ये बता रहा हूँ इसलिए कि इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ गया कि 2 घंटे का जो सफ़र था ट्रेन का, आरा से टूरीगंज स्टेशन का, तो वो 2 घंटे लग रहा था कि जैसे 2 वर्ष के समान है। वो कट ही नहीं रहा था रास्ता क्योंकि बेचैनी था कि जल्दी 1 लाख रुपए अब मुझे कमाना है। और जैसे ही मैं दोस्त के पास आया मैं ना ड्रेस चेंज किया अपने गाँव पे आके, ना कुछ खाया क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही लग रहा था कि मैं जल्दी से अपने दोस्तों को बताऊँ और इस बिज़नेस में जल्दी से सक्सेस हो जाऊँ। तो मैं अपने दोस्त के पास आया और जैसे ही ये बात मैंने उनके सामने रखा, दोस्तों अब यहाँ से शुरुआत जो होती है वो समस्या की शुरुआत होती है। मैं जैसे ही अपने दोस्त के पास ये बात रखा, अक्सर लोगों के साथ ये होता है। मेरे दोस्त और भी खतरनाक थे और उनका जवाब और भी खतरनाक था। मैं जैसे ही कहा कि भाई बहुत एक शानदार बिज़नेस मिला है, जहाँ से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो कुछ देर मुझे देखा और देखने के बाद उसका जो जवाब था, वो ये था भोजपुरी में एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा जो उसने मुझे सुनाया। वो कहावत था कि सारा कुत्ता अगर काशी जाएगा तो जूठा कौन खाएगा? अगर लाख रुपए कमाना है तो भाई तू जा लाख रुपए कमा, मुझे लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जो मैं सपना लेकर आया था, वो सारा सपना लाखों का चकनाचूर कर दिया मेरा दोस्त। मतलब ये जो दिल था वो दिल दिल टूट गया मेरा। बहुत ही उदास हुआ मैं और उदास खाना खाया और जब सुबह हुआ तो मैं पापा के पास बैठा। तो एक चीज़ मेरे अंदर वो थी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में ही मेरे अपलाइन थे, मेरे गुरु थे, मेरे पिताजी, आदरणीय पिताजी। तो मैं जब भी कोई नेगेटिव होता था, मैं तो पापा के पास जाता था और उनसे मैं बताता था अपना कारण कि मैं क्यों नेगेटिव हो गया। तो जब मैं बताया ये रीज़न तो पापा बोले कि देखो तुम्हारा जो दोस्त है, उसे पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है। उसको पैसे अभी उसके पिताजी से मिल जा रहा है, वो उसे अभी पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं समझ रहा है। तुम उनके पास जाओ जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनके जिनके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो घर का सामान खरीदता है, तुम जाके उनको जाके ये बिज़नेस समझाओ। तुम अपने दोस्तों को मत समझाओ। क्योंकि उस समय मेरा उम्र भी कम था और मेरा जब उम्र कम था, तो मेरे दोस्तों का उम्र भी कम था। तो एक चीज़ अब फिर से मेरा सपना जगा लगा कि अब मेरा सपना शायद पूरा हो सकता है। जैसे कहा जाता है डूबते को तिनका सहारा होता है, वैसे ही लगा कि अब शायद ये लाखों का सपना शायद फिर पूरा हो सकता है। हाँ, मैंने गलती किया था अपने दोस्त को समझा के उसके गार्जियन को समझाना है। तो मैंने बड़े लोगों को समझाना शुरू किया जिनके पास ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी थी। तो उन लोगों के पास मैं गया, तो उन लोगों से जैसे ही ये बात मैंने कहा तो समझिए कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन लोगों ने मुझे डाँटना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि बेटा तुम्हारा पढ़ने-लिखने का उम्र है अभी, जाके पढ़ना-लिखना चाहिए। ये कौन-सा काम उठा लिए हो? ये सब फालतू काम है। तुम हमको समझाने आए हो? ये देख रहे हो मेरा बाल पका हुआ है। हाँ, इन सब कंपनियों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा दिल टूटा।
फिर से सपना मेरा टूटा। लेकिन थोड़ा-सा हिम्मत फिर से मैंने जुटाया अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं सोचा कि रुको, मैं इन लोगों को बताऊँ कि शायद ये काम मैं बच्चा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये काम मेरे पिताजी भी करते हैं। मैंने बताया, चाचा ये काम गलत होता तो मेरे पिताजी नहीं करते, वो आपके उम्र के हैं। जब वो करते हैं, तो ये काम ज़रूर सही होगा। तो फिर उन्होंने जवाब दिया पलट के, और वो जवाब था ये कि तुम्हारे पिताजी का उम्र आधा बीत चुका है बेटा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। तुम गलत फैसला मत लो। अगर जाके बोलो पिताजी के पास कुछ खेत ज़मीन है तो उसको बेच दें और बेच के तुम्हारी नौकरी लगा दें। मतलब सोचिए, मेरे ऊपर अब क्या बीत रहा होगा, एक ही दिल इस बच्चे का कई बार टूटे। बार-बार मेरा सपना टूट रहा था, मैं वापस लौट के मैं अपने घर आया और मैं पिताजी से ये बोल दिया कि मुझसे ये आरसीएम नहीं होगा, ये रखो अपना आरसीएम। ना ही मेरे दोस्त समझ रहे हैं, ना ही कोई अड़ोसी-पड़ोसी समझ रहे हैं, मैं आखिर किसके पास जाऊँ, किसको समझाऊँ? हमसे नहीं होगा। तब जाके फिर पिताजी ने मुझे समझाया कि तुम समझाते क्या हो? लोगों को जाके बताते क्या हो? तब मैंने बताया कि मैं तो बताता कुछ नहीं हूँ, बस इतना ही बताता हूँ कि भैया आ जाओ आरसीएम में लाखों रुपए कमाओगे। तो उन्होंने बताया कि यही गलती करते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो जब नॉलेज की बात आई तो मुझे लगा कि हाँ, शायद ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट का नॉलेज लो, मार्केटिंग प्लान सीखो, तब जाके लोगों के पास जाओ, तब बताओगे तो लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे। तो किसी ने कहा था कि ये जो नॉलेज है, ये जो टैलेंट है, वो कहाँ से आता है? तो किसी ने कहा था कि जो टैलेंट है, वो पिस्ता बादाम खाने से नहीं आता। पिस टैलेंट जो है, भीड़ में धक्का खाने से आता है। तो मुझे ये बात समझ में आई, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं और जब प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे, तो हो सकता है नॉलेज मुझे मिलना शुरू हो जाए और लोग प्रोडक्ट तो खरीदेंगे ना। भले लोग जुड़े या ना जुड़े, जुड़ने से लोग इनकार करते हैं, लेकिन खरीदारी से तो इनकार नहीं करेंगे। मैं प्रोडक्ट बेचूँगा। मेरे मुझे याद है कि मेरे पास करीब मैं जुटा के 10,000 रुपए रखा था। किसी तरह वो समझिए तो मैं नौकरी तो करता नहीं था, कहीं से मान लीजिए कि वो चाहे छुपा के हो या किसी तरीके से हो, मैं बचा-बचा के पैसे 10,000 जुटा के रखा था और मेरे गाँव से 8 किलोमीटर दूर एक पिकअप सेंटर हुआ करता था भोजपुर में, वहाँ गया और 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के लाया और अपने एक जो मेरा गेस्ट रूम था उसमें मैं सजा के रखा प्रोडक्ट को। और शुरुआत वहीं से हुई। मैं अब सामान लेकर मैं गाँव में निकल गया बताने के लिए लोगों को, सामान के बारे में, कि लोग अब सामान मेरा खरीदें। मैं किसी हाल में 1 लाख रुपए का जो मैं सपना लाखों का देखा था, वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। मैं बस चाहता था कि वो सपना मेरा पूरा हो और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। जब मैं सामान लेके अपने गाँव में जब निकला दोस्त, तो क्या हुआ कि लोग सामान देखते थे, मज़ा ले लेकर देखते थे कि अरे! तिवारी जी का लड़का, पंडित जी का लड़का अब देखो सामान बेचना शुरू कर दिया है, नमक, तेल ला-ला के बेच रहा है। तो लोग सारा सामान बैग से निकलवाते थे, पूरा निकलवा के देखते थे और देखने के बाद हँस-हँस के बोलते थे, "अच्छा अचार भी आता है क्या?" तो ये काम करो, पहले अचार तो टेस्ट कराओ तब तो लेंगे। तो मतलब लोग मज़ा लेते थे, लेना किसी को नहीं था, मज़ा लेते थे और मैं हमेशा उदास होके मैं गाँव से जब घर वापस आया, तो मैं ये सोचा यार इन लोगों को मैं सामान अब नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये लोग मज़ा ले रहे हैं और कसम खाया कि इन लोगों को अब सफल होके मैं दिखाऊँगा और ये सामान गाँव में ना बेच के मैं बाहर के गाँव में बेचूँगा और मैं बस सामान लेके दूसरे गाँव में शुरू कर दिया बेचना। साइकिल हुआ करती थी हमारे घर में, मेरे पापा एलआईसी एजेंट थे और साइकिल से घुमा करते थे, तो वो जो साइकिल उनकी बस किसी दिन खाली होती थी, मैं साइकिल ले लेकर दूसरे गाँव-गाँव में जा जाकर सामान बेचता था। मुझे याद है एक दिन का घटना, मैं जब सामान बेचते हुए एक गाँव बगल के गाँव में 2 किलोमीटर एक दूर गाँव है सोआ, मैं उस गाँव में जब गया सामान को बेचने के लिए, तो वहाँ पे जो हमारी मुलाकात होती है, वो पापा के दोस्त से हो जाती है। मुझे नहीं मालूम था कि वो पापा के दोस्त थे। जब उनसे मेरी मुलाकात हो जाती है उस गाँव में, तो वो पूछ देते हैं सामान जब मैं दिखा रहा होता हूँ उनको, तो पूछते हैं कि बेटा कहाँ गाँव हुआ तुम्हारा? तो मैं बताता हूँ कि मेरा गाँव नुआ हुआ। तो वो पूछते हैं नुआ किसके बेटे हो? पिताजी का नाम क्या है? तो मैं अपने पापा का नाम रखता हूँ, मेरे पिताजी का नाम प्रदीप तिवारी है। तो उनको मतलब समझिए कि जैसे एक शॉक लगता है, मतलब झटका लगता है, यार तिवारी जी का लड़का सामान बेच रहा है। तो तुरंत वो पापा को कॉल लगा देते हैं फ़ोन और फ़ोन लगा के पूछते हैं, "तिवारी जी एक लड़का सामान बेच रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपका लड़का हूँ।" तो ये घटना मुझे याद है उस दिन की। पापा बोले कि हाँ, 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 वो मेरा लड़का है, वो आरसीएम करता है, सामान बेच रहा होगा। ले लीजिए, देखिए कोई ज़रूरत का सामान हो तो आप ले सकते हैं। तो बोला कि तिवारी जी ये कौन-सा काम करा रहे हैं? ये आप एकदम बिल्कुल मूर्ख हो गए हैं। बताइए इतना प्यारा लड़का है, भगवान इतना बढ़िया पर्सनैलिटी दिए हैं इसको, इससे कोई अच्छा काम करवाना चाहिए। ये सब क्या आप करवाने लगे तिवारी जी? अरे एजेंट वाला काम हम लोग कर चुके हैं। पापा के साथ वो शायद किसी कंपनी में काम किए थे। तो बोले कि हम लोग पियरलेस के ज़माने के पता नहीं क्या एजेंट हैं।
हम लोग देखे हैं बहुत सारी कंपनियों को आते हुए जाते हुए, ये सब काम मत करवाइए तिवारी जी, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अरे हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही दी है। ये बच्चा इतना प्यारा है, इसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। खेत जमीन भी बेच के तिवारी जी कहीं नौकरी लगा दीजिए। वो पापा को सलाह दिए, लेकिन पापा मेरे जिद्दी थे। वो बोले कि आपको सामान लेना है तो लीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, वो आरसीएम ही करेगा। वो आरसीएम ही करेगा, उसे दूसरा कोई काम नहीं करना, उसको नौकर नहीं बनना, उसको मालिक बनना है। तो पापा ये बात कह के फ़ोन काट दिए। लेकिन वो जो अंकल थे, वो ममतावश हमसे 2-400 का सामान खरीदे हैं। बोले कि बेटा देखो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। नौकरी को ट्राई करो, ये सब काम मत करो। बस इतना कह के वो छोड़ दिए, मैं निकल गया। और ये घटना होती है मेरे साथ। मुझे एक दिन की और भी घटना याद है कि मैं सामान बेचते हुए, गर्मी का दिन था। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मैंने इसी तरीके से तोहफ़े में ये लेबल नहीं लिया है। इसके लिए मैंने परिश्रम किया है। इससे बहुत सारी समस्या आई हैं मेरे साथ। ये मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे नए साथी हमारे बीच में हैं। तो जब मैं एक गर्मी के मौसम था, उस समय मैं धूप में सामान बेच रहा था, एक गाँव में गया था, रहथुआ वो गाँव का नाम था। मैं उस गाँव में जब सामान बेचने गया तो प्यास लगी मुझे गर्मी की वजह से, तो एक महिला दिखी, बुजुर्ग महिला, मैंने उनसे पानी माँगा। वो ममता बस पानी के साथ-साथ मीठा भी लेकर आई मुझे। मीठा दी। जब मैं पानी और मीठा खाया, तो उन्होंने एक सवाल कर दिया। बड़ी प्यार से उन्होंने पूछा कि बेटा कितना कमा लेते हो? तो आप सभी को मालूम होगा कि शुरुआती इनकम क्या होता है। शुरुआत में जो लोग आरसीएम में जुड़ते हैं, उनका इनकम क्या होता है, व वैसा ही मेरा भी इनकम था, महीने का 400-500 रुपए आता था। तो मैंने बताया कि 500 रुपए। तो उन्होंने बोला, अच्छा रोज़ कमा लेते हो 500 रुपए, चलो अच्छा है। मैंने कहा कि नहीं-नहीं, रोज़ नहीं मिलता है, ये महीने का इनकम है। बोले महीने का इनकम, 1 महीने में 500, कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा, कैसे काम चलेगा तुम्हारा बेटा? और सामने मजदूर कुछ लोग थे जो मकान में काम कर रहे थे, उन्होंने उसके तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा ये रोज 300 रुपए कमाते हैं, इससे अच्छा तो ये मजदूरी है, कि मजदूरी क्यों नहीं कर लेते हो? लेकिन मैं बता दूं आपको कि वो महिला को क्या मालूम था कि मैं कर क्या रहा हूं। मुझे तो सुजीत सर का इनकम दिखा था। मेरा विजन क्लियर हो गया था कि मैं यहाँ से लाखों रुपए कमाने के लिए सामान बेच रहा हूँ, न कि सामान इसलिए नहीं बेच रहा हूँ कि मुझे 500-600 रुपए कमाना है। आज भी आपको बता दूं कि मजदूर 300 रुपए ही कमाते हैं। अगर मैं उस महिला की बात मान गया होता, तो आज मैं मजदूरी करते हुए मिलता आपको। आज मुझे कोई नहीं सुनता। आज अगर मैं उस अंकल की बात मान गया होता, तो मैं कहीं नौकरी करते हुए मिलता। लेकिन मेरा विज़न क्लियर था, मेरा सपना बड़ा था, जिसका रिज़ल्ट है कि आज भी मज़दूर 300 रुपए कमाते हैं पर डे। और जो मेरा इस 2021 मार्च का जो क्लोजिंग हुआ है, उसका जो इनकम बना है, वो 1,36,000 रुपए है। दोस्त, 1,36,000 को 30 दिन में भागा दे दीजिए, 1 दिन का निकलेगा करीब सा 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए पर डे का इनकम। तो ये है लाइफ, ये है पावर आरसीएम का। ये मेरा पावर नहीं है, मेरा पावर इतना था कि मैं नौकरी के लिए गया था। मेरा पावर इतना ही था कि मैं खेती कर सकता था, मेरा पावर इतना ही था मैं छोटे से कहीं दुकान खोल सकता था। 10,000 20,000 रुपए कमा सकता था मैं। लेकिन यहाँ पर लाखों का इनकम, ये इस सिस्टम का पावर है कि मुझे इस जगह पे पहुँचाया ये बिज़नेस। और लाखों की इनकम, मैं बता दूँ ये चीज़ कि ये बिज़नेस की वो पावर है। मैं अगर रिज़ल्ट की बात करूँ, तो शुरुआत मैंने 10,000 रुपए की दुकान खोल के किया आरसीएम का। आज ये बिज़नेस, ये करीब 6 से 7 साल में अगर बात करें, तो वो 10,000 का दुकान आज बदल के आरा में मेरे पास 10 लाख का वंडर क्विक है मेरा खुद का। तो ये पावर है इस सिस्टम का। मैं बताना चाहता हूँ कि 500 रुपए की शुरुआत, आज 1 लाख से ऊपर का इनकम। एक साइकिल से मैं शुरुआत किया था, और आज मैंने खुद पिछले महीने में आरसीएम की पावर से, आरसीएम के पैसे से टाटा अल्ट्रोज गाड़ी मैंने लिया 8 लाख की, और मैंने पापा को गिफ्ट दिया है। ये है इस पावर, इस बिज़नेस का। एक गाँव, छोटे से गाँव नुआव से शुरुआत हुई इस बिज़नेस की। आज अगर बात करें तो कई स्टेट में ये बिज़नेस फैल चुका है मेरा। लोग दिल्ली में चाय पीते हैं, बोलते हैं वाह क्या चाय है, खाता में मेरे पैसा आ जाता है यहाँ पे। कोई यूपी में नहाता है साबुन से और बोलता है क्या साबुन है, और पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। कोई झारखंड में चाय पत्ती पीता है, कोई मसाला यूज़ करता है, कोई बंगाल में कुछ यूज़ करता है आरसीएम का प्रोडक्ट, मेरे अकाउंट में पैसा यहाँ आ जाता है। ये पावर है इस सिस्टम का। दोस्तों, बस समझने की ज़रूरी है। देखिए, आरसीएम हम सबको मिल चुका है, और मैं कहता हूँ कि आरसीएम मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। भाग्यशाली व्यक्ति को ही आरसीएम मिलता है, लेकिन मैं कहता हूँ समझ में उनको आता है जो सौभाग्यशाली होते हैं। तो समझने की ज़रूरत है। मैं देखिए अपनी बात इसलिए मैं रख रहा हूँ
कि मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मैं अपनी कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग रिलेट हो हमसे। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बढ़िया परिवार से हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है। मुझे याद है वो दिन मेरे पापा के पिताजी मतलब मेरे बाबा सरकारी जॉब करते थे और वो रिटायर हुए, अपने लिए बाइक नहीं खरीद पाए थे। मेरे पिताजी एलआईसी एजेंट थे। पूरा दिन-रात मेहनत करते थे, मैं उनका मेहनत देखा हूँ। सुबह निकलते थे घर से अगर ब्लैक कलर का पैंट पहन के साइकिल से, तो जब रात को आते थे पूरा अपना काम करके, तो रात को आते थे तब देखते थे उनका ब्लैक कलर का पैंट व्हाइट हो जाता था पसीना से। लेकिन वो साइकिल से ही घूमते थे। कई साल एलआईसी में बिताए लेकिन साइकिल ही उनके पास थी। लेकिन मेरे लिए एक बाइक इतना बड़ा सपना था कि आप मत पूछिए। बहुत बड़ा ड्रीम था मेरे लिए बाइक और औकात नहीं थी कि मैं बाइक खरीद पाऊँ। पिताजी भी नहीं खरीद पाए थे और बाइक इसलिए सपना था क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उनके पास बाइक हुआ करती थी और इसलिए कि बाइक वो लोग भी खरीदे नहीं थे, उनके बड़े भाई को दहेज में मिला था बाइक और मैं कोसता था भगवान को हमेशा कि मेरा बड़ा भाई क्यों नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा उम्मीद आशावादी था मैं, उम्मीद ये था कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई नहीं है तो क्या हुआ, मेरी शादी तो होगी और मैं दहेज में ससुर जी से ये कहूँगा कि ससुर जी भले कुछ दो या मत दो, लेकिन बाइक तो ज़रूर दे देना, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा। या शादी में एक नियम होता है, रस्म होता है, क्या पता है उसको क्या बोलते हैं, कि खाना नहीं खाया जाता है, कुछ माँगा जाता है, तो मैं बाइक माँगूँगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पेट्रोल कैसे डलवाऊँगा इसके बारे में मैं नहीं सोचता था, बस इतना सोचता था कि चलो बाइक तो ज़रूर लूँगा। लेकिन आज वो लड़का जो बाइक का सपना देखता था, वो भी माँगने का, भीख माँगने का, कि माँगूँगा मैं भीख में। आज वो लड़का खुद के पैसे से आरसीएम का 8 लाख का कार खरीदा है और अपने पिताजी को गिफ्ट दिया है। ये सोच सकते हैं आप कि ये बिज़नेस की कितनी बड़ी ताकत है और ये बिज़नेस कितना पावरफुल है कि इस लड़के को जिसका बहुत छोटा-छोटा सपना था, आज उसका इतना बड़ा-बड़ा सपना पूरा किया। तो ये है पावर इस बिज़नेस का। मैं बताना चाहूँगा कि आरसीएम क्या है? ये मेरी कहानी हुई। अब मैं थोड़ा-सा चर्चा करना चाहता हूँ आरसीएम पे कि आखिर आरसीएम क्या है? तो देखिए मैं बता दूँ, आरसीएम एक परिवर्तन है। आरसीएम एक बाज़ार व्यवस्था है और परिवर्तन, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जैसे अभी आदरणीय सर बता रहे थे परिवर्तन के बारे में। तो बाज़ार व्यवस्था में भी देखिए परिवर्तन होता है, समय के अनुसार हर चीज़ में परिवर्तन होता है, चाहे वो हमारा रहन-सहन हो, चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे कुछ भी हो, परिवर्तन होता है। तो बाज़ार में भी परिवर्तन हुआ और जो भी परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, वो आगे होते हैं और जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, वो पीछे नहीं होते, वो बल्कि खत्म हो जाते हैं। जैसे नोकिया अपने समय का बहुत बढ़िया ब्रांड था, आज परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। राजदूत गाड़ी लोग दहेज में माँगा करते थे, आज कोई माँगना नहीं चाहता। अगर कोई ससुर बोल दे कि मैं दहेज में राजदूत दूँगा, शादी कैंसल हो जाएगी, लड़की चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। पहले के मंत्री लोग की गाड़ी होती थी, जो रईस लोग होते थे उनकी गाड़ियाँ होती थी, जो जिसका नाम है एम्बेसडर कार, जिसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, वो मार्केट से विलुप्त हो गया, जैसे डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं वैसे विलुप्त हो गया। तो इन सब चीज़ों पे आप बात को समझे, परिवर्तन जो भी होता है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है, उसमें हमारा फ़ायदा होता है, तो इसको स्वीकार करना है। जैसे हमारे फ़ायदे की हम बात करें, तो जैसे पहले एक समय था जब हम लोग पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे, कोई भी मैसेज देना होता था। उसका परिवर्तन रूप क्या आया? हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, मोबाइल उसका परिवर्तन रूप है। अ, अब आप जिद कर लें कि नहीं आज भी हम पोस्ट कार्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, तो भैया करो, रोका कौन है? लेकिन होगा क्या कि अगर किसी की साँस रुक रही होगी और आपको मैसेज देना है, ये पोस्ट कार्ड लिख के आप भेजो। पता चलेगा कि जब तक वो वहाँ पहुँचा तब तक राम नाम सत्य हो गया। पहले का एक समय था जब हमारा साधन था आने-जाने का, बैलगाड़ी हुआ करता था, लोग बैलगाड़ी से कहीं आते-जाते थे। अब आपको सोचो, दिल्ली जाना है और आप परिवर्तन रूप आज के डेट में क्या आ चुका है उसका, बैलगाड़ी का परिवर्तन रूप हमारे पास ट्रेन है, बस है, कार है, हवाई जहाज़ है। लेकिन आज भी कोई अगर जिद कर ले कि भैया ना, 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 मैं तो बैलगाड़ी का ही यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे दादा-परदादा उसी से जाते थे। जाइए कौन रोका है? लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार सोच लीजिए कि आप जो 1 दिन में दिल्ली पहुँच जाते, अगर बैलगाड़ी से जाएँगे तो आपका 1 हफ्ता लगेगा। जितना आप खाएँगे, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आपका बैल खा जाएगा। अरे भैया उतने में तो उतने खर्चे में हम हवाई जहाज़ से दिल्ली से घूम के आ जाएँगे। तो सोचना आपको है, तय आपको करना है। तय आपको करना है कि आज भी पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, कि आज भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, कि हम ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही आज हमारे पास डब्ल्यूसीएम है। डब्ल्यूसीएम का मतलब हुआ रॉन्ग कांसेप्ट मार्केटिंग और हमारे पास आरसीएम है, राइट कांसेप्ट मार्केटिंग, बाज़ार करने का सही तरीका।
तो WCM का मतलब ये हुआ कि जिस सिस्टम से अभी हम बाजार कर रहे हैं वो WCM है। मैं कहता हूं क्यों वो WCM है, क्योंकि उस बाजार से आप मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन आपका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। हर महीने हमारे घर में महीने का 5,000 का खर्च है और हम हर महीने 5,000 की खरीदारी करते हैं, उससे प्रॉफिट क्या होता है? मैं कहता हूं प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है। मेरा पैसा बर्बाद होता है और यहां तक कि 2 नंबर का सामान खा के हमने अपना सेहत भी बर्बाद कर लिया, यानी मेरा सेहत का भी लॉस और मेरे पैसे का भी लॉस होता है। और आरसीएम क्या करता है? अपना सेहत भी देता है और पैसे का भी बचत करता है। ये कैसे? मैं थोड़ा-सा प्रूफ करना चाहता हूं। आपके घर की मार्केटिंग अगर 5,000 की है और आप कहीं न कहीं से करते हैं, मार्केट से करते हैं, WCM से, तो क्या होता है? आप पैसा दिए, सामान लिए और घर वापस आ गए, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन यही 5,000 की खरीदारी अगर आरसीएम से करते हैं, तो 5,000 की खरीदारी, हमारे यहाँ तो पहले ही नियम है कि आपको डिस्काउंट मिलता है, 15 से 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। सोच के देखिएगा, अगर 5,000 की खरीदारी पे अगर 20% का डिस्काउंट मिला तो कितना फायदा? 5,000 का 20% करीब 1,000 का डायरेक्ट बचत हो गया मेरा। और 2,500 बीवी बनेगा, उसका 10% ही अगर आए, तो 10% यानी ₹250 मेरे अकाउंट में आ जाएगा। यानी टोटल फायदा कितना हुआ? ₹1,250 का। यानी हमने 1 महीने सिर्फ दुकान बदल दिया तो ₹1,250 हमने बचा लिया। और मार्केट से लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। अगर सोचिए 1 महीने में ₹1,250 बचा, तो अगर 1 साल कंटिन्यू खरीदारी कर देते हैं, तो 1 साल में कितना फायदा हो जाएगा हमें? करीब-करीब ₹15,000। ₹15,000 का बचत हो जाएगा। और बाहर से आपको एक चवन्नी का फायदा नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी का, कितने लाखों करोड़ों का आप लोग सामान खा के आ गए और ₹1 भी खाते में नहीं आया। और यहाँ पर ₹15,000 मात्र 1 साल में, वो भी 5,000 की खरीदारी पे फायदा हो गया। अभी यही नहीं, अभी तो कंपनी ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, इतना बढ़िया ऑफर लाके दिया है कि अगर हर महीने आप 5,000 की खरीदारी करते हैं, 2,500 बीवी की, तो 6 महीने पे आपको 2,500 का माल भी फ्री मिलेगा। यानी 1 साल में 2 बार फ्री मिल गया। क्योंकि 12 महीने आपने खरीदारी किया तो, यानी 5,000 का सामान भी फ्री मिला। यानी टोटल फायदा अगर 1 साल की बात करें तो टोटल फायदा आपको 20,000 का हो रहा है। और सामान आप कितने का खा रहे हैं? तो 5 गुने 12 यानी 60,000 के सामान पे आपको 20,000 का फायदा हो गया। अब सोचिए, तय कीजिए, तय आपको करना है कि सामान कहाँ से खरीदना है, फायदा आपको कहाँ हो रहा है, बचत आपका कहाँ हो रहा है, ये तय आपको करना है कि आप पोस्ट कार्ड ही का इस्तेमाल करेंगे कि बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे कि WCM का ही इस्तेमाल करेंगे। आपके पास ऑप्शन है बैलगाड़ी के जगह पे ट्रेन का, हवाई जहाज का, आपके पास ऑप्शन है पोस्ट कार्ड के जगह पे मोबाइल का, आपके पास ऑप्शन है WCM के जगह पे RCM का। तो मैं तो कहता हूं कि RCM का चुनाव कीजिए, लाइफ बदल जाएगा। और यही नहीं कि सिर्फ आपका बचत होगा, बचत के साथ साथ सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जो हम लोग कहते हैं सिर्फ उस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये कहने के लिए अगर बात आ जाए तो सभी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारा धन है, ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन इस पे कोई केयर नहीं करता। यहाँ पे आरसीएम जो बचत करता है, बचत के साथ साथ आपको स्वास्थ्य भी देता है, क्योंकि आरसीएम का सबसे पहला उद्देश्य है हमारा स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है वो हमारे स्वास्थ्य को देख के बनाया गया है, जिससे हमारा सेहत बढ़िया रहे, क्योंकि आरसीएम का उद्देश्य है कि हमारा सेहत बढ़िया रहे। और आपको तय करना है अब, क्योंकि आप ही के सिर्फ सेहत की सवाल नहीं है, यहाँ पे आपके परिवार के सेहत का सवाल है, आपके बच्चे का सेहत का सवाल है। और तो हम तो ये बात कहते हैं हमेशा कि जो अपने बीवी और बच्चों से करते हैं प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आरसीएम से इनकार? वो सेहत के साथ लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दोस्त, इसलिए आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है, इसलिए आरसीएम को करना है, क्योंकि हमारा सेहत भी सही रहे और हमारा बचत भी हो। तो दोस्तों, ये है आरसीएम। क्यों करना है आरसीएम? क्योंकि हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा, हमारा बचत भी होगा। अब बात करेंगे कि सिर्फ ये तो आरसीएम हुआ, लेकिन आरसीएम के साथ एक चीज और भी छुपा हुआ है, वो है बिजनेस। यहाँ हम अगर आरसीएम करते हैं यानी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो सेहत के साथ साथ, बचत के साथ साथ कैरियर भी मिलता है, एक ऐसा रोजगार मिलता है जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जिससे हम अपने हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, जिससे मान सम्मान पा सकते हैं, जिससे हम बहुत बड़ा पहचान पा सकते हैं, लाखों की इनकम ले सकते हैं। और जब ये बात हम लोगों से कहते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है कि सामान खरीदने से लाखों की इनकम, सामान खरीदने से मान सम्मान, सामान खरीदने से पहचान, ये सब गलत बात है। ऐसा थोड़ी ना होता। अगर ऐसा होता तो मेरे पिताजी आज क्या हो गए होते, मेरे दादाजी आज क्या हो गए होते। ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग तो वर्षों से सामान खरीदते आ रहे हैं और कितने लोग तो खाते खाते स्वर्ग में चले गए। ऐसा कहाँ हुआ? तो मैं बताना चाहता हूँ, ये परिवर्तन रूप है। आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा, बाबा रामदेव का नाम लेके, बाबा रामदेव का नाम सभी लोग जानते होंगे। और देखिए, मैं उनसे उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, सांस लेने के बारे में मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं? इतना ही जानते हैं हम लोग कि सांस लेंगे,
नहीं लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। यानी किसी का नाक और मुंह दबा दीजिए, इस तरह बंद कर दीजिए, तो क्या होगा? कुछ देर में घुटन होगा और वो सांस बंद हो जाएगा, तो वो फिर खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन किया बाबा रामदेव ने। यानी अभी हम जो सांस लेते थे, मन करता था जैसे नाक में 2 छेद, इससे ले लिए, कभी इससे ले लिए, कभी मुंह से ले लिए सांस, है ना? मतलब कोई सिस्टमैटिक ढंग से नहीं था। और उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया कि नहीं, आप जिधर से मन उधर से मत लो, एक सिस्टम से लो। यानी एक इधर से लो, इधर से छोड़ो, फिर इधर से लो, इधर से छोड़ो। इसको अनुलोम-विलोम का नाम दिया, कपालभाति का नाम दिया, इस तरीके से नाम देके एक सिस्टम लगा दिया। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके जिंदा रहने का ही एक कारण है। ये अगर इस सिस्टम से हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। योगा नाम सुने होंगे आप सभी लोग, योगा। और योगा अगर गलत होता है तो मैं बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले योगा अंतर्राष्ट्रीय वो मनाया गया, योगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है। यानी ये गलत नहीं है। किसी भी चीज में अगर सिस्टम लगा दिया जाए तो वो बहुत बड़ा पावरफुल हो जाता है। पानी को फेंको ऊपर तो गिर जाता है नीचे, उछाल के देखो एक बार, लेकिन इसी पानी में एक मोटर जैसा सिस्टम लगाया जाता है तो कई फीट ऊपर जाता है। वैसे ही आरसीएम से सामान अगर खरीदते हैं, एक सिस्टम से जुड़ के, रजिस्ट्रेशन करा के, अपना आधार कार्ड पासबुक देके रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं, तो ये सिर्फ आपका बचत ही नहीं कराता, ये सिर्फ आपको स्वास्थ्य ही नहीं देता है, ये आपकी जिंदगी भी बदल देता है। बहुत सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत सारा कुछ देता है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि ये कैसे होगा, ये बिजनेस हमारा कैसे होगा, ये कैसे बहुत बड़ा बिजनेस का रूप लेगा। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के नाम पे हम लोग, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पे तो लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा अजूबा बिजनेस है कि यहाँ लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि लगाना तो पड़ेगा, उतना नहीं लगाना पड़ेगा जितना आप सोच रहे हैं। बहुत कम लगा के बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। जैसे हम लोग खेती करते हैं, तो खेती में एक मुट्ठी बीज छिटते हैं और वहां से निकालते कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करना है, थोड़ा सा बीज डालना है। यानी बीज मतलब क्या, एक छोटा सा रूप इन्वेस्टमेंट का। अगर हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं लगाना पड़ता है, चावल चाहिए चावल लगाना पड़ता है, टमाटर चाहिए तो टमाटर का बीज लगाना पड़ता है। वैसे ही पैसा चाहिए तो पैसा थोड़ा लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना नहीं है, थोड़ा लगाना है। 10-20 हजार रुपए का एक छोटा सा डिस्प्ले वॉल का खोल के उद्घाटन आप शुरुआत कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाने तक पहुंच सकते हैं आप। छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है आपको। तो डिस्प्ले वॉल बहुत ही जरूरी है। देखिए, मैं उस समय डिस्प्ले वॉल खोला था जब डिस्प्ले वॉल का नाम नहीं था। डिस्प्ले वॉल तो अभी शुरुआत हुआ है, लेकिन 10,000 से शुरुआत मैंने उस समय कर दिया था। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब तक आप अपने ग्राहकों को सुविधा नहीं देंगे, तब तक आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो लोगों को सुविधा दीजिए, क्योंकि लोग आपके 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। इसलिए डिस्प्ले वॉल बहुत ही जरूरी है। डिस्प्ले वॉल हम लोग खोले क्योंकि बहुत सारे लोग आरसीएम तो कर लेते हैं, लेकिन क्या पता आपके दोस्त को कैसे मालूम चलेगा कि आप आरसीएम कर रहे हैं? हमारे सर पे थोड़ी ना लिख दिया जाता है कि हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और हमारे पास हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट है, हमारे पास न्यूट्री चार्ज जैसा फायदेमंद प्रोडक्ट है, मेरे पास गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट है, मेरे पास न्यूट्री चार्ज जैसा प्रोडक्ट है। ये थोड़ी ना मुझे किसी मेरे दोस्त को पता चल रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, कोई शिक्षक है, कोई बिजनेसमैन है, तो लोग आपको उसी नाम से जानते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, लोग थोड़ी ना जान रहे हैं कि आप आरसीएम कर रहे हैं। तो उसके लिए डिस्प्ले वॉल आप खोलिए, और डिस्प्ले वॉल खोल के उसका उद्घाटन जरूरी है। बहुत सारे लोगों का डिस्प्ले वॉल भी खुलता है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा डिस्प्ले वॉल खुलता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है और घर में बस सामान यूज करने के लिए ले गए। बहुत सारे लोगों के घर में भी नहीं मालूम कि दुकान खुला है। आप उद्घाटन कीजिए, भले ही 20,000 का डिस्प्ले वॉल हो, लेकिन उसका ओपनिंग जो हो वो धमाकेदार हो, लोगों को लगे कि यार ये क्या हो रहा है। आप प्रूफ दिखाइए उनको कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, और जबरदस्त तरीके से उद्घाटन कीजिए और लोगों को खिलाइए, सोन पापड़ी, खाखरा यूज कराइए। क्योंकि सबसे जरूरी, देखिए, आरसीएम बताने से नहीं होगा, जब आरसीएम खिलाएंगे और जब आरसीएम का प्रोडक्ट अंदर जाएगा, तब जाके उधर से जय आरसीएम निकलेगा। तो खिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो टेस्ट करा रहे हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा खर्चा नहीं है कि हमने खर्चा कर दिया, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, क्यों? थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको बहुत बड़े रूप में मिलेगा। और ये डिस्प्ले वॉल खोल के हमें एक और काम करना होगा अपने बिजनेस को अस्थायी रखने के लिए। हमें फोकस करना होगा लॉकिंग बिजनेस पे। लॉकिंग बिजनेस क्या है? जैसे अभी कंपनी का जो चल रहा है, ये बम्पर ऑफर, 2500 बीवी, 5000 बीवी, 10,000 बीवी, 25,000, 50,000 बीवी, ये लॉकिंग बम्पर ऑफर का उपहार हम अपने लोगों को दिलवा सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों को बताना होगा। देखिए, मैं बता दूं
मैं उस समय से आरसीएम को जानता हूँ, जिस समय आरसीएम का एक कागज भी प्रचार के लिए भी अगर आपको लेना है तो ₹2 देना होता था। आप 2-4-5 हज़ार का सामान भी खरीद लेते हैं तो आरसीएम का एक झोला आपको फ्री में नहीं मिलता है, जहाँ ₹16-17 यहाँ देना होता है। पहली बार आरसीएम कंपनी आपको सामान फ्री में दे रही है और उसके बाद भी हम फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये इतना बड़ा लाभ है कि इसको अगर हम बताएँ लोगों को, तो अगर थोड़ी-सी इसके बारे में जानकारी देने लगे तो इसका बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिल सकता है। बहुत सारे दुकानदार भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। क्यों डॉक्टर्स को क्यों जोड़ना है? दुकानदार को क्यों जोड़ना है? इसलिए क्योंकि हमारा 100 बार और डॉक्टर का 1 बार बराबर, मतलब कि हम न्यूट्रीचार्ज के बारे में 100 बार समझाएँगे तो शायद हो सकता है असर पड़ेगा किसी पे। लेकिन डॉक्टर 1 बार न्यूट्रीचार्ज के बारे में बोल दे, लोग ले लेंगे। तो डॉक्टर को इस बिज़नेस के बारे में बताइए। अभी तो इतना शानदार ऑफर है ये फ्री वाला कि अगर थोड़ा-सा कैलकुलेट करके बता दें, तो उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो आ जाएगा आपके साथ और उस न्यूट्रीचार्ज को बता के और बेचना शुरू कर देगा। मैं बहुत सारे जगह ट्राई किया हूँ और ट्राई ही नहीं कर रहा, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और बहुत सारे डॉक्टर हमारे साथ आ गए हैं, जो आज के डेट में मैं बता दूँ मेरे साथ 25-25 हज़ार बीवी, 50-50 हज़ार बीवी करने वाले बहुत सारे डॉक्टर हो चुके हैं। जो लोग कर रहे हैं अपने मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं, जो सेल कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज, आसानी से सेल कर रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार को मैं जोड़ लिया हूँ, जो स्टार डायमंड क्लब भी कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे पास उसका रिपोर्ट है कौन-कौन लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी प्लानिंग है कि अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आना है क्योंकि कंपनी इतना बढ़िया ऑफर दी है। अगर इस समय हम अगर चूक गए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे हाथ में अफ़सोस रहेगा। तो इस ऑफर का लाभ लेना है। अब देखिए, अगर हम 5-5 हज़ार बीवी पे अगर काम कर देते हैं और धीरे-धीरे ही सही, अगर 1000 दुकानदार या 1000 डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं जो 5-5 हज़ार बीवी बम्पर ऑफर के साथ आ गए, तो जानते हैं क्या पहला नंबर तो ये 6 महीने के लिए लॉक हो जाएगा बिज़नेस, क्योंकि 6 महीने तो करेंगे ही वो लाभ लेने के लिए, फ्री के प्रोडक्ट के लिए। यानी 6 महीने तक आप निश्चिंत हो गए कि आपका 5-5 हज़ार बीवी का बिज़नेस होगा। 10,000 पे अगर किसी को लॉक कर दिया तो यानी 10-10 हज़ार बीवी का आपका लॉक हो गया है बिज़नेस 6 महीने के लिए। तो ये अब आपके ऊपर है, सोचना आपको है। अगर 5-5 हज़ार बीवी पे हमने 1000 आदमी को ले आकर खड़ा कर दिया, लॉक कर दिया, तो 5000 गुने 1000 बीवी 50 लाख बीवी होता है और हमने पूँजी क्या लगाया? ज़ीरो, कोई पूँजी नहीं लगाया, 50 लाख बीवी होने लगा। अगर इनकम की बात करें, तो कम से कम जो इनकम होगा वो 1 लाख से ऊपर का इनकम होगा, क्योंकि 52 लाख बीवी पे मैं 1,36,000 रुपए लिया हूँ दोस्त। तो ये इनकम आपको भी आ सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि 1000 लोगों को लाने में आप कितना समय लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब ये आपके स्पीड के ऊपर है। आप रेंग रहे हैं कि आप दौड़ रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं, ये अब आपके ऊपर है। आप कितने ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि समय है अभी। जितना ज़्यादा आप कैच कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है ऑफर। आप लोगों को पकड़िए, नहीं तो ये मत सोचिए कि लोग नहीं पकड़ रहे। बहुत सारे लोग अपने-अपने लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। अभी पूरा एरिया खाली है, बस अपने आप को पकड़ना है और प्रूव करना है। देखिए, अब बात आती है लाखों रुपए तो हम यहाँ से कमा सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीएम से ही 1 डेढ़ लाख रुपए कमाया जाता है। बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से लोग 1 डेढ़ लाख रुपए कमा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 डेढ़ लाख रुपए तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ़ 1 लाख की बात इसलिए कही, यहाँ तो लाखों 20-25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं। लेकिन उतना बड़ा बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जितना कमाता हूँ, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है? तो 1 डेढ़ लाख रुपए यहाँ से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊँ कि मुझे बाहर के 1 लाख रुपए में और इस 1 लाख रुपए में क्या अंतर दिखता है। ये अंतर दिखता है कि इस बिज़नेस में सबसे जो खूबसूरत पॉइंट है, मैं लास्ट बात पे बात कर रहा हूँ, मैं इस बात के बाद अपनी बातों को समाप्त करूँगा। आखिरी पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, इस बिज़नेस की सबसे खूबसूरत जो पॉइंट है, जो पहलू है, जैसे अभी सर ने अभी बात करते समय उस बात को रखा था, जिसका नाम है सिक्योरिटी, सुरक्षा। इस बिज़नेस में मुझे सबसे अच्छा वही पॉइंट लगता है और आज रीज़न वही है कि मैं इस बिज़नेस में लगा हूँ और काम कर रहा हूँ। ये सबसे खूबसूरत पॉइंट है इस बिज़नेस का, सिक्योरिटी। यानी आप देखिए लाखों रुपए तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके जाने के बाद आपका बच्चा भी उस पैसे को ले सकता है, जिस काम को करके आप उतना बड़ा रिज़ल्ट को पाए हैं? इसकी कोई गारंटी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जब तक हैं, तब तक तो पैसा बन रहा है। जिस दिन आप नहीं रहेंगे, उस दिन आपका सारा किया धरा ज़ीरो। मैं एक दिन अपने वंडर क्विक पे बैठा था, वहाँ एक मुझे डिस्ट्रीब्यूटर दिखा और उससे मैंने पूछा, वो बताया कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ अदर काम को करके। तो मैंने पूछा कि जब आप उतना ज़्यादा कमाते हो तो फिर आरसीएम क्यों करते हो? बहुत ही अच्छा जवाब दिया उसने, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सीख कहीं से भी मिल सकती है।
तो उसने एक बहुत शानदार बात को कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो कहा कि देखिए सर, मैं पैसा तो इस काम को करके भी कमाता हूँ, आरसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आरसीएम मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो काम कर रहा हूँ वो है एनर्जी मनी। एनर्जी मनी, मैं बोला कि एनर्जी मनी मतलब? एनर्जी मनी का मतलब वो बताया कि जब तक मेरे शरीर में एनर्जी है, तब तक तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा एनर्जी खत्म हुआ, जिस काम को मैं करता हूँ वहाँ से पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आरसीएम 5 साल मैंने कर दिया, एक अच्छे लेवल पर मैं चला गया, एक अच्छे इनकम पे मैं चला गया, तो लाखों की इनकम पे जिस दिन मैं चला जाता हूँ या जिस लेवल पे मैं चला जाता हूँ, जिस दिन मैं धरती छोड़ के जाऊँगा, मेरा बच्चा बिज़नेस ज़ीरो से वो शुरू नहीं करेगा, जिस जगह मैं छोड़ के जाऊँगा, वहाँ से शुरू करेगा। यानी मेरे बच्चे को, मेरे पीढ़ी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बाद भी। यानी मैं जो आज कर रहा हूँ, इसका फल मेरे आने वाली कई पीढ़ी उठाएगी। तो ये है सबसे बड़ा इस बिज़नेस का प्लस पॉइंट। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खूबसूरती। और इस बिज़नेस के बारे में अभी कोरोना जो समय चल रहा है, देखिए बहुत सारा चीज़ सिखा दिया कि हमारा शरीर सही है, मेरा हाथ-पैर सही है, दिमाग सही है, उसके बावजूद भी हम घर में लॉक थे। कोई इनकम नहीं थी। हमारी आमदनी बंद हो सकती है, लेकिन हमारा खर्चा, किसी का खर्चा बंद नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपका खर्चा कभी बंद ना हो, तो आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी कभी बंद ना हो, तो आप खर्चा से कमाना सीख लीजिए दोस्त। क्योंकि अगर आप खर्चा से कमाना सीख लेंगे, तो हमारा खर्चा कभी बंद नहीं होने वाला है। और जब हमारा खर्चा बंद नहीं होने वाला है, आप इसी से कमा रहे हैं, तो आपकी इनकम भी कभी बंद नहीं होगी। और आरसीएम वाले लोग यही करते हैं, अपने खर्चे से कमाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने कीमती समय दिया, और आदरणीय मंजीत सर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया इस प्लेटफ़ॉर्म पे। काफ़ी समय हो गया सर, आप सर आए, आपका वेलकम है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।